क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, हम अब जो है नेक्स्ट जो चैप्टर लेंगे वो लेंगे हम टैक्सोनॉमी लेंगे हम के। बेसिकली हम लेंगे एनिमल किंगडम, ठीक है। आप बोलेंगे सर इसमें जो सीक्वेंस है वो तो ऐसा है, लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, देन उसके बाद आपका जो है वो प्लांट किंगडम है, देन एनिमल किंगडम है। तो बेटा हम एक काम करेंगे कि पहले हम एनिमल किंगडम लेंगे हम, क्योंकि एनिमल किंगडम से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ज़्यादा वेराइटी का क्वेश्चन वहाँ से आता है और एक बड़ा चैप्टर है। तो पहले हम एनिमल किंगडम को लेंगे हम, ठीक है। साथ साथ में हम क्या करेंगे, हम जो है वो मैंने ये भी कहा आपसे बेटा कि थोड़ा सा कोर्स को यहाँ पर स्पीड अप करना पड़ेगा। ये जो महीने हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट मंथ्स है। यदि हमने यहाँ कोर्स को स्पीड अप नहीं किया और लास्ट में बहुत अधिक हमने आपको तरफ बहुत अधिक जो है हमने आपको जो है वो क्लासेस दिया, तो वो फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा जो है वो सब रखना पड़ेगा। तो आपको जो है जो क्लासेस हैं आपकी, आप जैसे मैंने कहा ना बेटा कि जो भी पोर्शन चल रहे हैं ना उसमें बायोलॉजी का पोर्शन अब से जो है वो आपको कुछ एक आध चैप्टर जो थोड़ा छोटा चैप्टर रहेगा वो आपको वीकेंड में असाइन होगा। आपको वीकेंड में आपको असाइन होगा वो चैप्टर, जिसको आपको देखना होगा और उसको आपको जो है वो कंप्लीट करना होगा चैप्टर को। लेक्चर मेरे ही होंगे उसमें, लेकिन ये लेक्चर है कि दैट मे बी पॉसिबल कि वो कुछ न्यू रिकॉर्डिंग हो, कुछ मेरा कुछ महीने पहले का रिकॉर्डिंग हो। लेकिन ये कि हमको बेटा देखो ऐसा ना, हमको टाइमिंगली कोर्स पूरा करना, हमारे लिए पास में असीमित समय नहीं है, हमारे पास सीमित समय और उसमें को क्वालिटी पे कवर करना। देखिए यदि मैं कोर्स को कट शॉर्ट करूं, छोटे छोटे हिस्से में लूं, मैं 1-2 घंटे में चैप्टर पूरा करूं, तो फिर तो मैं पूरा कर दूंगा आपको जरा में, लेकिन क्या होगा फिर हमको चैप्टर समझ में नहीं आएगा और हम कंफ्यूज रहेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि यहां पर हमारा आपका आउटकम, द मेन चीज विच मैटर इज द योर आउटकम, वो मैटर करता है बेटा, ठीक है ना। इसलिए मेरा साथ दीजिए कि मैं कई साल से पढ़ा रहा हूं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, और जो है हमारा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिजल्ट्स भी आउटस्टैंडिंग हम लोगों का अच्छा रहा है। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि आप थोड़ा सब्र से जो कह रहा हूं उसको फॉलो कीजिए। बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग लगाते हैं, सर ऐसा नहीं, सर वैसा नहीं, सर लाइव भी ले लो, सर रात को भी क्लास डाल दो। नहीं बेटा, मेरा एक फुल प्रूवन सिस्टम है, कमांडो ट्रेनिंग का एक पैटर्न है, उसको फॉलो कीजिए। यदि आपको नहीं जम रहा है तो जाइए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स, ठीक है ना। इफ यू डोंट आपको नहीं जम रहा है तो जाइए, लेकिन ये कि दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अभी लिविंग वर्ल्ड के कुछ लेक्चर हमने, जब हमने जो है वो बायोलॉजी के बेसिक्स को पढ़ा था, फिर हमने लिविंग क्या होता है इसको पढ़ा था, तो मैंने लिविंग वर्ल्ड का एक हिस्सा ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 हम ऑलरेडी कवर कर चुके पहले। ये कब की बात है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पहले की बात है कि लाइफ क्या होता है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, जीवित के लक्षण क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फिर हमने कहा था कि कौन से डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग होते हैं। ये सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इसका लिविंग वर्ल्ड में 2 हिस्से हैं। जो चैप्टर लिविंग वर्ल्ड 11 का, उसमें एक हिस्सा जो है वो है आपका लिविंग की प्रॉपर्टी क्या है वो बताने वाला, दूसरा है टैक्सोनॉमी वाला हिस्सा। तो अभी हम टैक्सोनॉमी वाले हिस्से को कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बेसिक है, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम कवर करेंगे, फिर हम जो है एनिमल किंगडम में एंटर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? चलिए, तो इतना तो बेटा हम जानते हैं। और मैं कह रहा हूं आपसे, आपको जो मैं बेटा जो मैं आपको जो मैं दे रहा हूं, क्या बोलते हैं, अपना जो सीक्वेंस में आपको फॉलो बता रहा हूं, जो सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं उसको फॉलो कीजिए प्लीज, ठीक है, क्योंकि वो सही तरीका है कोर्स को आगे आगे लेके जाने का, अधिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इतना जानते हैं कि पिछले हमने अभी क्या क्या कवर कर चुके हैं। इस समय तक हम कवर कर चुके हैं, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कवर कर लिया है, बायोमोलिक्यूल्स कवर कर लिया है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन कवर कर लिया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कवर कर लिया है, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवर कर लिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कवर कर लिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कवर हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब हम मेजर बड़े सारे पोर्शन तो कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अभी कुछ और भी बड़े पोर्शन आना बाकी है, जिसको टाइमिंगली हम पूरा करते चलेंगे। थोड़ा कोर्स को स्पीड अप करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्डन आपको लगेगा, थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए। जैसे जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है, मटका बनाता है, तो मटके को अंदर से हाथ देता है, लेकिन ऊपर से वो
थोकता है उसको ताकि उसको सही शेप मिल जाए। तो वो कठिन समय आ चुका है। मेरे को भी कमांडो ट्रेनिंग के फेज 2 में आपको थोड़ा परेशान करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं बनेगा बेटा, है ना। जिन बच्चों के इस बार 693, एक बच्चे के मार्क्स, एक के जो है वो 690 मार्क्स है, एक के 688 मार्क्स है, तो ऐसे जो नंबर है वो मजाक में नहीं आया, उसको बड़ी मेहनत करने के बाद वो नंबर आए, ठीक है। और कई बच्चों के 600 प्लस मार्क्स है, बड़ी संख्या में, ठीक है। तो चलिए, तो हम इतना जानते हैं बेटा कि हम सेल क्या होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि सेल्स क्या है, टिश्यू क्या है, ऑर्गन क्या, ऑर्गन सिस्टम क्या, ऑर्गेनिज्म क्या के। तो हमने ये भी कहा था कि जो सेल्स होती है ये सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, इनके अंदर जो है वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। हमने फिर लिविंग ग्रुप के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, एनाबॉलिज्म के बारे में, एंजाइम्स के बारे में बहुत कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब हमारा मुद्दा जो है, मेन मैटर यहां पर अब ये नहीं है कि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, हम इतना समझ चुके कि हाँ भाई, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सभी जीवित जीवों की, ऑल लिविंग बीइंग्स को बनाने वाली जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सेल्स है, वो कोशिकाएं हैं, वो सेल्स है, ठीक है ना। ये हम समझ गए। सेल्स कैसी होती है ये भी हम समझ गए। सेल्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये भी हम समझ गए। ये भी हम समझ गए कि सेल डिवाइड कैसे करती है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, सेल के अंदर के बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म का रियल सेंस भी हम समझ गए कि कैसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म रोल प्ले करता है, क्या इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट क्या था। तो बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है ना। ठीक, तो हम ये समझ चुके हैं कि जो भी यानी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर यदि आप ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम किस प्रकार से सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं हम, ठीक है ना, क्लियर। हम इस एनिमेशन को भी देखा पहले भी हमने कि यहां पे आप देखिए किस प्रकार से जो है फेगोसाइटोसिस हो रहा है यहां पर, कि फूड को किस प्रकार से इनगल्फ किया जा रहा है, यानी फूड, ये दिस इज द शोज कि कैसे जो है वो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस जो है वो हो रही है, यानी एक यूनिसेल ऑर्गेनिज्म भी जो किस प्रकार से देखिए कैसे पकड़ के उसने इसको अब फेगोसाइटोसिस के लिए फूड को उसने अपने अंदर ले लिया इसने, ठीक है ना। ठीक, फिर वहां से हम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म से बात करके हम शुरू करते हैं बात कहां, हम जो है वो मल्टी सेल्ड बड़े एनिमल की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो हम ब्रेन में, हम ह्यूमन बीइंग्स के, तो हम ब्रेन के अंदर जो न्यूरल कनेक्शंस है किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं उनको भी हम जानते हैं, कि क्योंकि हमने देखा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, वो सेल होती है वो, ठीक है। फिर हमने बायोलॉजिकल मेमोरी के ऊपर भी बात किया था कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड सेलुलर रिस्पांस टू अ ट्रांजिएंट स्टिमुलस, की सेल्स के पास भी एक याददाश्त होती है कि कैसे स्टिमुलस का जवाब देना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इस बात को वो जानती है, ठीक है ना। फिर हमने ये भी कहा था कि प्लांट जो है वो स्टिमुलस का जवाब देना, इरिटेबिलिटी का होना, ये लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये सब मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 4 लेक्चर के बाद से अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जानकारियां हमारे पास ऑलरेडी है बेटा, कि हम ऑलरेडी जानते हैं अच्छे से कि लाइफ क्या है, लिविंग बीइंग का मतलब क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, बहुत सारी बातें की हमने ऑलरेडी, है ना। चलिए, फिर मेम्ब्रेन के थ्रू किस प्रकार से फ्लो होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो ये बातें हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि इंसान जो है वो एक ऐसा जीव है जो जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने मिलती है। बाकी दुनिया के सारे एनिमल जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस को शो नहीं करते हैं, केवल ह्यूमन बीइंग्स से जो अपने प्रति वो कॉन्शियसनेस या चेतना करते हैं, सो चेतना ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस पर भी बात किया था हमने, ठीक है। अब लिविंग वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में आते हैं। यहां पर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे हम, और बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी को यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्लियर होना जरूरी है एनिमल किंगडम में आगे एंटर करने के पहले, ठीक है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बिल्कुल जानते हैं अच्छे से कि जीवन का विज्ञान है, जीव विज्ञान जीवन का विज्ञान है, जहां पे जीवन के विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं, जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रक्रियाओं का, लाइफ प्रोसेसेस का हम जो है वो लिविंग प्रोसेस का स्टडी करते हैं। और इसमें लिविंग वर्ल्ड जो भी जैविक संसार है उसमें विविध प्रकार के जीव प्रेजेंट है, मतलब ग्रेटर डाइवर्सिटी है, बड़ी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। हम देख पाते हैं कि कई तरह के हमको इंसेक्ट दिखाई पड़ते हैं, कई तरह के हमको जो है चींटियां दिखाई पड़ती है, कई तरह के हमको जो है टर्माइट्स दिखाई पड़ते हैं, कई तरह के हमको एनिमल दिखाई पड़ते हैं, कई तरह के हमें जो है वो प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, कहीं जाएंगे आप पाएंगे कि लंगूरों की भी 50 वैरायटी है इनके। तो आप देखेंगे कि जो है वो हमारे अर्थ पर जो है वो लिविंग वर्ल्ड में जो है ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट के, मतलब
ऐसा कहा जाता है कि सभी जीवों का एक कॉमन पूर्वज रहा होगा, और इस बारे में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बात भी किया था हमने कि कैसे एक लिविंग सेल धरती पे आया। तो हमने इवोल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा वहां पर हमने कवर किया होता ऑलरेडी के बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर के, और सेल कैसे आया इसको समझने के लिए। तो अभी हम इतना समझ गए हैं कि सभी जीव धीमे धीमे जो है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने उनको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और ये चुनौतियां जो चैलेंजेस थे कि जो प्रकृति ने उनके सामने चैलेंजेस को रखा, इन्हीं चैलेंजेस से लड़ते 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 वो बहुत अधिक डाइवर्सिफाइड हो गई उठ के। जैसा जैसा भोजन मिलता गया वैसे वैसे उनमें कैरेक्टर डेवलप होते चले गए। मतलब अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है ना, तो ये आपको बता दूं मैं, अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कारण है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। प्रकृति ने उनको चुनौतियां दी और जीवों ने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट किया, नए नए प्रकार बने उसमें, और बेसिकली ये जीवन की प्रयोगशाला है, जीवन की लेबोरेटरी है, जहां पर अलग 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 जीवों का विकास हो रहा है और फिर कई तरह के जीव बन गए। इस दौरान जो ऐसे अयोग्य होते हैं, जो इफिशिएंट नहीं होते हैं, जो सक्षम नहीं होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और जो सक्षम होते हैं वो ग्रो करते चले जाते हैं आगे के। ठीक, देखिए हम देख रहे हैं, हमको यहां पे तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि चिड़िया है, देखिए आपके विभिन्न बने जो वर्ड्स है, कितने वैरायटी ऑफ वर्ड्स देखने लगे। इतना स्टडी ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए हम ऑर्निथोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं। हमके जो लोग वर्ड की स्टडी करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। हमके डॉक्टर सालिम अली जो है इंडिया के सबसे फेमस डॉक्टर सलीम अली या डॉक्टर सालिम अली जो है, इनको हम कहते हैं कि इंडिया के सबसे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट में से एक है। आज आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो है वो उनको वर्ड वॉचिंग का शौक होता है, कि पक्षियों को देखने का शौक होता है, और वो क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया वाले कैमरे लेते हैं। मेरे कई परिचित हैं जिनको शौक इस तरह का, तो वो बढ़िया सा अच्छा सा कैमरा लेते हैं अपना, और वो भरतपुर वर्ड सेंचुरी अलग अलग जंगलों में घूमते रहते हैं, पक्षियों का फोटोग्राफ लेते हैं उनके, और अच्छी सी कॉफी टेबल बुक को तैयार करते हैं, इसमें तमाम तरह के पक्षियों का डिटेल होता है। इतनी वैरायटी है पक्षियों की कि एक आदमी यदि रोज में यदि जो है वो हर घंटे में, हम कहते हैं एक घंटे में 60 जो है वो आपके 60 मिनट है के, यदि एक व्यक्ति जो है वो अपना हर मिनट भी एक नई वर्ड को देखे तो पूरा जीवन लग जाएगा, तब भी वो अपनी वर्ड की इन्वेंटरी को पूरा नहीं कर पाएगा। इतना सारा जो है वो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है यहाँ पे के। इन्हें एक ही वर्ड जो है उसके एक ही जीनस के अंदर कई सारी स्पीसीज प्रेजेंट है, कई सारे वेरिएशन पॉसिबल है वर्ड्स के अंदर। तो पक्षियों का भी एक बड़ा, तो मतलब ये एक दुर्लभ संसार है। ये तो बात की वर्ड्स के, हमने ऐसे ही इंसेक्ट के साथ में, तो आप देखोगे कुछ लोग बीटल्स कलेक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि द ग्रेट साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन, उनको भी बीटल कलेक्ट करने का शौक लग गया था, वो भी बीटल इकट्ठे करते थे। बीटल समझते हैं, छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है। ठीक, देखिए अब जैसे हम बात करते हैं, यहां पे हमने आपसे कहा कि वर्ड्स की, तो मैंने अब देखिए द डिस्क्रिप्शन of living organisms including human being begin much later than in human history। क्या देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो तमाम जानकारी है जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप बोलेंगे, थोड़े समय के बाद आप बोलेंगे मुझसे, थोड़े समय के बाद आपका विचार ये होगा, यार ये क्यों खोज गए इतना कुछ, ये क्यों पता लगा रहे थे कि आर्थोपोडाना, कॉर्डिटाना, नॉन कॉर्डिटाना, हेमिकॉर्डिटाना, इनको करना क्या है। एक्चुअली में आपको लगेगा कि यार इतना सारा टेक्सोनॉमी जो आप पढ़ रहे हो, जो नीट के लिए आप पढ़ोगे, वो तो बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा है। जो लोग एमएससी कर रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि जूलॉजी के अंदर टेक्सोनॉमी कितना बड़ा है, बॉटनी के अंदर कितना, जो बॉटनी सब्जेक्ट है, बॉटनी में बहुत बड़ा टेक्सोनॉमी है, जूलॉजी में बहुत बड़ा टेक्सोनॉमी है के। एमएससी कर रहे हैं और बढ़ गया, वो पीएचडी कर रहे हैं, अरे भाई एक जीनस के अंदर ही पीएचडी कर डाला पूरा, इतना बड़ा है। मतलब हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो समुंदर में से जो है वो एक लोटा पानी निकाल के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आपको मैं जो टेक्सोनॉमी पढ़ाने वाला हूं, जो एनिमल किंगडम पढ़ाने वाला हूं, प्लांट किंगडम पढ़ाने वाला हूं, आप समझ लीजिए जानकारी का अथाह समुंदर है, उसमें से एक लोटा पानी निकाल लिया हमने, और वो लोटे के पानी में भी 90% एनसीईआरटी, क्या है 90% एनसीईआरटी पानी के अंदर के, बाकी अथाह समंदर है। मतलब टैक्सोनॉमी एक ऐसा चैप्टर है, इसको कोई आदमी पूरे जीवन भर पढ़ाए तो भी पढ़ा सकता है, कोई भी कोर्स ही पूरा नहीं होगा। इसलिए प्लीज ये जो चैप्टर है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हमारा 90% 95% फोकस केवल एनसीईआरटी पर होगा। 4 या 5% हम कुछ चीजें ऐसी कवर करेंगे जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछी गई है, उनको कवर करेंगे। लेकिन हम बहुत ज्यादा लेफ्ट और राइट नहीं जाएंगे। जैसे आप बोलोगे सर कि हमको आप जो है वो स्टार फिश का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम
ध्यान से पढ़ा दो पूरा, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो नहीं आएगा एग्जाम में के, जो एग्जाम में आएगा वो पढ़ेंगे हम बेटा, है ना, ठीक है। तो अभी पहला लाइन क्या बोलता है, चलो ये तो अभी एनसीईआरटी में नहीं पहुंचे, भी हम बाहर ही बात करें कि मैंने आपसे कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डिस्क्रिप्शन जो है वो मनुष्य ने बहुत बाद में, ह्यूमन, यदि मानव इतिहास की बात करें तो मानव इतिहास में जो टैक्सोनॉमिक नॉलेज, अरे आज हम बीटल्स की कई वैरायटी की बात करते हैं, आज कई तरह के पक्षियों को जानते हैं हम, कई तरह के मैमल्स को जानते हैं हम, तो ये सब जानकारियां काफी बाद में जुटाई हमने। यानी ह्यूमन हिस्ट्री में यदि आपसे मैं सिंपल सी बात बोलूं कि इसका पर्पस क्या है, तो ये लिखा है सोसाइटीज विच इंडल्जेस इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन बायोलॉजिकल नॉलेज। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये सेंटेंस एज इट इज जिपमर के अंदर पूछा गया है। इसका मतलब यह है बेटा कि सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए ना, सबसे पहले जब जैव विकास हुआ होगा, तमाम तरह के जीव बने, और उसी दौरान जो है मनुष्य का भी कहीं विकास हुआ, अफ्रीका के जंगलों के आसपास कहीं पर जो है होमो सेपियंस का उदय हुआ, ठीक है। कहा जाता है कि अफ्रीका के जंगलों के आसपास होमो सेपियंस का उदय हुआ और वहां से फिर ये सब जगह पे माइग्रेट किए। अब आप सोचिए कि मानव सभ्यता का विकास, यानी ह्यूमन हिस्ट्री में ह्यूमन की सबसे पहली आवश्यकता क्या है, भोजन, फूड। अब जो ह्यूमन जो है, मनुष्य का जो जन्म हुआ वो बाई बर्थ जो है वो टॉप कॉर्निवोर तो था नहीं वो भाई। यदि टॉप कॉर्निवोर होता तो उसका कोई शिकार ना कर पाता, टाइगर को कोई पकड़ के नहीं खाता जंगल में शेर का शिकार कोई नहीं करता है भाई, शेर जो है वो ही शिकार करता है, वो टॉप कॉर्निवोर है। उठ के टॉप कॉर्निवोर का मतलब ये है कि वो, लेकिन आप बोलोगे सर आज तो जंगल में शेर खत्म हो गए और टाइगर प्रोजेक्ट बनाए गए, इंसान ने खत्म किया अपनी क्षमताओं को उसने विकसित किया बाद में। लेकिन यदि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यदि मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास एक बंदूक है, मेरे पास आई हैव ए गन के, और मेरे सामने एक टाइगर आ गया और मैंने उसको मुझे खतरा लगा, मैंने टाइगर को 2 गोली शूट कर दी, मैंने टाइगर वहीं मर गया, दैट इज एंड। मैंने एक एड का इस्तेमाल किया, यहां पर मैंने अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया, एक वेपन का इस्तेमाल किया। ये वेपन मेरे को बाई बर्थ नहीं मिला था। यदि मेरे पास कुछ ना होता, मैं भी शेर के, टाइगर के समान जो है एकदम एनिमल टू एनिमल बात करता है, यदि मैं एक एनिमल के तौर पर टाइगर इसी तरह पकड़ के खा गया होता। हम नहीं लड़ सकते, हमारे खाली हाथों से हम टाइगर से नहीं लड़ सकते हैं। हिंदी फिल्मों में कुछ भी दिखाएं, लेकिन सच्चाई यही है कि टाइगर जो है उससे आप खाली हाथों से नहीं लड़ पाएंगे। आप यू नीड ए वेपन, वॉट एवर वेपन, कुछ ना कुछ वेपन होगा तो ही आप उससे लड़ पाएंगे, फाइट कर पाएंगे आप, अदरवाइज नहीं फाइट कर पाएंगे 1 to 1। क्यों? क्षमताओं का फर्क है, भारी फर्क है। तो कहने का मतलब यह है कि शुरुआत में मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो बीज जो है वो सीड को निकालता था, तोड़ के बीजों को खाता था, जमीन के अंदर कंदमूल निकाल के खाया करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शुरुआती मनुष्य जो है नॉनवेज नहीं खाते थे। जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब इस पर बात करेंगे। शुरुआती मनुष्य जो है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, वो वेजिटेरियन थे। वो धीमे धीमे फिर उन्होंने जो है देखा, फिर विकास, और उसके बाद जो पहली बार जो नॉन वेजिटेरियन जो मनुष्य बने ना, उन्होंने भी जो शिकार कोई कर चुका, किसी एनिमल को किसी ने मार दिया है, तो उसमें से बचा हुआ मांस खाते थे। वो टाइगर कहीं खा के चला गया तो बचा हुआ, ऐसा था मनुष्य पहले। धीमे धीमे उसने सबसे पहले फोकस किया, उसने क्या, मैं कैसे जिंदा रहूं, मुझे शेर से, टाइगर से बचना है। अब 2 पैरों पे चला तो उसने देखा कि रे, जब कभी टाइगर का कभी खतरा लगा उसने, और उसने एक पत्थर उठा के किसी एनिमल को मारा और वो भाग गया, तो समझ में बताई कि अच्छा ये भी एक आइडिया है कि पत्थर उठा के मार देंगे तो ये भाग जाएगा। खोजा उसने जानकारी, दूसरों को उसने इशारों से बताया। पहले इशारों में बात करता था, लैंग्वेज नहीं थी। हम पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है ह्यूमन इवोल्यूशन, जब हम पढ़ेंगे। अभी इतनी सी बात है यहां पर कि आदमी ने पहले वो क्या करता, अब वो आदि मानव है, उसका संघर्ष चल रहा है कि भैया मुझे सुबह का भोजन कैसे मिल जाए, रात को मैं क्या खा लूं, दिन भर में 2 दिन में एक बार कुछ खा लूं, मैं मुझे कुछ खाने मिल जाए। और मुझे जो है उसने देखा कि अच्छा इस फल को खाने पर कड़वा फल है, इसे खाऊंगा तो मर जाऊंगा, तो उसने कहा, सबको बताया नहीं ये वाला फल मत खाना, दिस इज नॉट गुड, उसने बताया, ऐसे नहीं इशारों से बताया उसने। सामने वाला समझ गया, अच्छा मतलब भैया ऐसा मत खाना है, इसको समझ गए, ठीक है। उसने खोजा कि क्या क्या खा सकते हैं, उसने देखा नहीं इसने खाया तो ये मर गया, नहीं खाना है इसको, ये खाया अच्छा लगा, ये खा सकते हैं। तो ऐसे अब आप बताओ, किसी ने बताया क्या था उनको कि तुम सेब खाया करो, ठीक है, धतूरा मत खाया करो भाई। आदमी ने धीमे धीमे खोजना शुरू किया ना वो चीजों को कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ टाइप से बात। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी की पहली प्रायोरिटी थी उन जीवों को पहचानना, उनको पहचानना जिनको वो खा सकता है,
उन पौधों को जिनको वो खा सकता है, उन पौधों को पहचान जिनके खाने से मर सकता है, जिनका इस्तेमाल वो दवा के तौर पे कर सकता है। मतलब बहुत इस पूरी प्रोसीजर को डेवलप होने में हजारों वर्ष का समय लग गया, हजारों वर्ष का समय लग गया। ठीक है, अब आप सोचिए आपको कोई वहां पे लॉन्च कर दे कि चलिए मैंने आपको उठा के आपको कहा चलो 2 लाख वर्ष पहले चलो। अब आप 2 लाख वर्ष पहले पहुंच गए आप, और वहां पे जंगल में जो है होमो सेपियंस घूम रहा है। आपने कहा अरे आर यू प्रिमिटिव मैन, समझ तो पाया नहीं, पर उसने मुंडी हिला दिया, समझ लिया हमने कि भाई उसने सिर अपना हिला दिया। ओके, आपने इसको एक इंसेक्ट पढ़ा है, दिस इज आर्थ्रोपोडा एंड दिस इज क्रस्टेशिया को उठा दिखाया। अरे उसको समझ में क्या आ रही कि तुम क्या बोल रहे हो आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशिया के? अरे उसको तो पहले चाहिए भोजन कि क्या खा सकता है। तुमने ज्यादा ज्ञान दिया ना उसको, तो पकड़ेगा तुमको, तुम्ही को भून के खा जाएगा फिर वो, समझ गए ना? मतलब वो तो खतरनाक है। वो आज भी कई ट्राइबल कम्युनिटी मिलती है डीप इंटीरियर फॉरेस्ट में, जो बाहर से आए मनुष्य को केक के समान काट के खा जाती है, कि केक के समान पका के, समझ गए ना? इसलिए जो है वो अंडमान निकोबार में कई आइलैंड ऐसे जहां पर जाना मना है कि बगैर लोकल उसका अथॉरिटी के सलाह के बगैर वहां पे इंटर ही ना करें। एक कोई चला गया था, कुछ एक लास्ट 2 साल पहले की घटना है, कोई फॉरेनर था वहां पे चला गया वो, तो उसको उन्होंने मार दिया। बकायदा शूट वूट किया हेलीकॉप्टर से वहां पे कि किस तरीके से जो है वो लोग होते हैं, तीर कमान लेके हेलीकॉप्टर पर निशाना लगा रहे होते हैं वो लोग के। आज भी हैं नागालैंड के अंदर हेड हंटिंग आज भी सुनने मिलती है जंगलों के अंदर के, कि वो सिर काट के सब घर में सजाते हैं। कि उनके लिए क्या है, जैसे अपन फूल तोड़ आते हैं ना, कहीं से फूल तोड़ के घर में लगा लेगा, अरे वाह कितना सुंदर फ्लावर है, तो वो सड़क चलता आदमी जो उनका कम्युनिटी का नहीं होता, आसपास का होता, उसका सिर काट के रख लेते अपने पास में कि भैया ये तो हमारे लिए फूल है। ये अचीवमेंट, जितने सिर इसके पास होंगे उतना वो बहादुर है। हेड हंटिंग बड़ा कॉमन था एक जमाने में, अब तो बहुत ही गवर्नमेंट ने बहुत एजुकेट किया और बहुत, लेकिन अभी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए बात को? तो मतलब पहले तो भैया प्रायोरिटी जिंदगी में इंपॉर्टेंट चीज है कि जब पहले प्रायोरिटी क्या है वो तो तय कर लो। तो मतलब ये है कि सबसे पहली जो बात यह है कि मानव इतिहास में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन, उसकी शुरुआत काफी बाद में हुई उठ के, और मतलब शुरुआती नॉलेज काफी कम था, और शुरुआती नॉलेज केवल इस बात पर था कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, किसको पहन सकते हैं, किसको नहीं पहन सकते हैं, इन चीजों पर बेसिक नॉलेज रखा हमने के। सिस्टमेटिक and monumental description of life form brought in out of necessity, detailed system of identification। अब देखिए जैसे जैसे आदमी का नॉलेज बढ़ता गया, अब उसने 50 तरह के प्लांट पता लगा लिए, उसने 50 तरह के फल पता लगा, अब उसे समझ में आता है कि इस तरह के फल कहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, इससे ये बेहतर है। देन उसको अब कितनी जानकारी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी जानकारी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। भाई पहले मेरे पास में एक ही एम्प्लॉय काम करता था, जब 2017 में बायोमेंटर्स की शुरुआत हुई थी, तब मेरी जो है मेरा, आपको बता रहा हूँ बड़ी अच्छी कहानी है ये भी, कैसे चीजें इवॉल्व करती है। कि 2017 में जो है वो 2017 की बात है, जब जो है वो बायोमेंटर्स में एक श्वेता नाम की लड़की काम करती थी, जो हमारी रिसेप्शनिस्ट थी उठ के। तो उसको हम कुछ पेपर वगैरह टाइप करने का काम दे देगा, और दिन भर बैठे थे। पेशेंट भी शुरू में कम आया करते थे यहाँ बैठ के। बॉम्बे में नए शिफ्ट होते हम लोग, मतलब वो क्लिनिक बॉम्बे में तो शिफ्ट हुए साल हो गया था हमको, लेकिन वो क्लिनिक उस एरिया में नया खुला था, बीकेसी में नया क्लिनिक खुला था हमारा अटके, तो वहाँ पे लोग कम, बीकेसी कमर्शियल हफ्ता, तो लोग थोड़ा कम भी आया करते थे, शुरू में कम आते थे लोग, ठीक है। तो दिन में 2-4 पैसी पेशेंट आया तो ठीक है भैया, वो दिन भर फ्री रहती थी वो। मैं तो 2 घंटे क्लिनिक गया था वहाँ पे, तो वो उसको दिन भर बैठना पड़ता था क्लिनिक खोल के, तो वो अपना टाइपिंग का काम देते, टाइप करती थी वो। एक स्टाफ श्वेता, उसका अपना सैलरी दिया टाइम पे, भाई उसका भाई 10-12 हज़ार जो भी सैलरी था, उसने अपना टाइपिंग वाइपिंग किया। उस जमाने के जो पेपर थे 2017 प्रेस कोर्स के, वो तैयार किए थे उसने के। काम बढ़ा, बच्चे बढ़ गए, लोगों की डिमांड बढ़ी, स्टाफ। आज बायोमेंटर्स में जो है पहले 39 था, इस समय 43 लोगों का स्टाफ, 43 लोगों का स्टाफ जो है वो बायोमेंटर्स के लिए काम कर रहा है, और 7 लोग नए जुड़ने वाले हैं ये आपके 1 नवंबर से, जिनको भी हमने जो है वो कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए ज्वाइनिंग नहीं लिया उनको हमने, तो पूरा 50 लोगों का स्टाफ बायोमेंटर्स में जाएगा। अब हमारे को रिकॉर्ड रखने में बहुत दिक्कत है कि किसका सैलरी, कौन एब्सेंट रहा, कौन प्रेजेंट रहा, किसने छुट्टी लिया, किसने नहीं लिया। तो एक आदमी का काम ये है कि वो सबका रिकॉर्ड रखता है, मतलब पूरे 50 लोगों का स्टाफ का रिकॉर्ड रखता है। रिकॉर्ड मेरे को मिलता है भैया, इसका इतना सैलरी बन रहा है, इसका इतना सैलरी, आप साइन कर दो, फिर बैंक से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा सबके पास में, ठीक है। अब पहले तो क्या था, मैं उसको अपना पर्स निकाला, पैसे 5 जो है वो 1000 रुपए के नोट चला करते थे जमाने में, नहीं 1000 के 2000 का नोट आ गया शायद के, पता नहीं, तो वो अपने पैसे दिए उसको, ठीक है, भाई ये तुम्हारी सैलरी लो, जाओ,
ठीक है, काम हो गया। अभी तो पूरा सिस्टम काम करता है उसके लिए कि भाई 50 लोगों का हिसाब किताब रखना है, फिर इसके अलावा 50 लोगों के अलावा जो है वो कुछ कॉन्टेक्चुअल टीम भी वो भी काम करती है, तो उसका भी हिसाब किताब रखना है, तो बड़ा छोटा काम बढ़ गया। तो अब मेरे पास क्या है, अब यदि आप बोलेंगे तो मेरे पास क्या है कि नाउ आई हैव टू कीप रिकॉर्ड्स, नाउ आई हैव टू कीप रिकॉर्ड्स, कि जिससे मैं आपको दिखा रहा हूं कि आई हैव टू कीप डिफरेंट फाइल एंड फोल्डर्स। क्या कहीं पे जैसे इसमें कहीं पे जो है वो अलग अलग फाइल फोल्डर्स जो है मेरे पास है, मुझे मैनेज करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या यही सब हमारी लाइफ। देखिए अलग अलग एम्प्लॉइज का अलग अलग फाइल है, सब हर एम्प्लॉय का अपना अलग अलग फाइल है यहां पर है। ठीक है, हर एम्प्लॉय का अपना अपना अलग पूरा फाइल मेरे पास रहता है, और इस फाइल का अपडेट जो है वो रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, प्रिंट आउट निकालते फाइल में जमा हो जाता है। व्हाट हैपेंस, जानकारी पहले कम थी, एक स्टाफ था, काम हो गया, याद रख लिया उसको, भाई आई कि नहीं आई आज तू काम पर के। अब 50 लोगों का है तो 50 लोगों के पूरे। अब कल को हो सकता है कि बायोमेंटर्स जो है वो भगवान की दया से आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, बायोमेंटर्स थोड़ा और ग्रो करेगा तो 500 एम्प्लॉय काम करें, 5000 लोग काम कर रहे हो, डेट में भी पॉसिबल वन डेट के सोचने में क्या जाता है भाई, है ना के ठीक। और देश का हर बच्चा किसी ना किसी लेवल पे बायोमेंटर जुड़ाओ, दैट में भी पॉसिबल के। तो वहां पर तो फिर मेरी क्षमताएं तो बहुत सीमित है यार, मैं तो बहुत छोटा आदमी, मैं कितना याद रखूंगा के। तो मेरे को फिर वहां पे और बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, एक टीम पूरी इस केवल ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बनानी पड़ेगी। तो वैसे वैसे आदमी जैसे जैसे जानकारी को इकट्ठा करता गया, जुटाता गया कि मैं क्या खा सकता हूं, कौन से जानवर से खतरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसको पाल सकते हैं, किसको नहीं पाल सकते हैं। तो ये जानकारियों को रखने के लिए क्या करें अब वो, देन नाम दिया गया उन प्लांट्स को कि भाई नाम तो दे दो एक, इसको पहचानने का कोशिश किया गया, सिम्टम बताया कि भाई ऐसे पहचानो इसको कि फल ऐसा होता है, गूदा ऐसा होगा इसका। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन किया गया, नॉमेनक्लेचर किया गया और अलग अलग वर्गों में बांटा गया, क्लासिफाई किया गया उसको, है ना। तो ये नीड बेस्ड था सब कुछ, ये शुरुआत में ये नीड बेस्ड था। फिर उसके बाद में अब हमारे पास में अभी तक हमारे पास लग्जरी मतलब कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। जो लोग होते हैं ना बहुत ही बड़े और अच्छे स्तर पर हो जाते हैं, वो ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना पर सच्चाई है। ठीक है, जैसे आप देखो गौतम बुद्ध जो है भगवान बुद्ध है, लेकिन उनका जन्म हुआ था राजघराने में, बड़े राजा के घर में, राजा के बेटे सब कुछ के सब त्याग के वो जंगल में चले गए, है ना, बहुत बड़ा त्याग था वो। ठीक है, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था जो भगवान बुद्ध के पास में, गौतम बुद्ध के पास में जो ना हो। भगवान महावीर उनके पास भी सब कुछ था, एवरीथिंग, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त करना था, उन्हें जो है वो सत्य की खोज करनी थी, उन्हें मोक्ष की खोज करनी थी, वो निकल गए जंगल में। ठीक है, आम आदमी क्यों नहीं निकला उस समय का? भैया आम आदमी तो अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ था कि मेरे पास तो खेती कर लूं, खेत में उगा लूं, मेरे 2 बच्चे हैं बेचारे भूखे हैं, उनको खाना मिल जाए। मेरी वाइफ खेत में पति पत्नी काम करते थे, अनाज उगाते थे, उस अनाज का एक हिस्सा राजा को देते थे, एक हिस्सा जो है अपने घर लेके जाया करते थे, अनाज के बदले से वस्तुएं लिया करते थे। तो पूरा जो समाज जो था वो कृषि आधारित समाज था, और बेचारा अपने छोटे मोटे काम में उसकी दैनिक दिनचर्या, उसके पास समय ही नहीं था उसके पास सोचने का, क्योंकि उसकी नीड यही है कि सुबह का भोजन मिल जाए, शाम का भोजन मिल जाए। आप बोलो ना कि ये जो ज्ञान और ये तमाम ज्ञान की खोज जो है ना, ये एक जमाने में लग्जरी थी है कि भैया पहले बेसिक्स तो नहीं हो जाए पूरे, उसके बाद सोचेंगे इस बारे में। तो वही बात समझ लीजिए कि मनुष्य ने पहले तो भैया खाने पीने का अरेंजमेंट किया उसने कहा, अभी मैं रिकॉर्ड रख के कि आर्थ्रोपोडा के इतने वैरायटी होते हैं, इंसेक्ट के इतने वैरायटी होते हैं, ये वाला इंसेक्ट ऐसा होता है, इस इंसेक्ट में ये अद्भुत कैरेक्टर है, ये होता है रेडुला, ना ये होता है ये। अरे भैया क्या करोगे उसका तुम रेडुला का? अब मोलास्का खाता है तो खाने दो, करने दो जो करना है उसे मोलास्का को। हम क्या खा सकते हैं पहले ये बताओ, किसको उबाल के खा लें इसमें से, ये बता दो। आपने ऑक्टोपस इज हैविंग दिस कैरेक्टर एंड दिस इज सक मैकेनिज्म, दिस इज द टेंटक। अरे भाई इसे काट के फेंक दे, क्या खा लें या फेंक दें, ये बता दो हमको। आप बोलोगे यार क्या बात करते हो सर, सच्चाई यही है बेटा, फैक्ट यही है। पहले जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से नीड से लड़ना पड़ता है, तब जाके वांट पे बात आती है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो है वो बाद में रिक्वायरमेंट हुआ तो टैक्सोनॉमी का विकास हुआ। तो आज के इसमें लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी का पूरा बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं।
The biggest spin-off or such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. अब सबसे बड़ी बात ये कि आदमी ने जब बहुत सारे जीवों को पहचान लिया, उसने बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल खोज लिए, उसने उसका हिसाब किताब रखना शुरू किया, उसने पाया कि यार कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनमें सिमिलर दिखते अलग अलग, सिमिलर लक्षण है। तो हॉरिजेंटल सिमिलरिटी की बात करें हम, तो एक समय के जीव, एक समय में जो जीव हैं उनमें कई सारी सिमिलरिटी, जीव 1 2 3 4 ये हॉरिजेंटल सिमिलरिटी है। ये क्या क्या अंतर है इसमें, ठीक है ना। तो ये जीव क्या है, ये जीव वो हैं जो दिखते एक समान है, कुछ कैरेक्टर को शेयर करते हैं आपस में, पर है अलग अलग, हॉरिजेंटल से। वर्टिकल की बात करें तो कोई जीव का संबंध पहले वाले जीव से कैसा है, अच्छा इसमें ये कैरेक्टर है, इसके बाद अच्छा ये जीवों में ये कैरेक्टर है, मतलब इनके बीच में कि इसका पूर्वज ये रहा होगा। तो वर्टिकल सिमिलरिटी तो बाद में अस्तित्व है, पहले हॉरिजेंटल में बात किया आदमी ने के। तो मतलब धीमे धीमे हम जो है वो कैरेक्टर्स को, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास कैपेबिलिटी आ गया इस बात का कि हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। इस बात का हमको जो है अवबोध हुआ कि अच्छा हमें कंपेयर करना चाहिए कि बेरी फ्रूट ऐसे होते हैं, ये भी बेरी है, ये भी बेरी है, ये भी बेरी है, पर ये फॉल्स फ्रूट है, एप्पल और पियर। सेब काटने पर जैसे सेब को काटोगे बीच में जैसा सेब दिखाई पड़ेगा, बीच का हिस्सा सेब का, वैसे ही आपको नाशपाती का दिखाई पड़ेगा। आपने कहा कोई तो सिमिलरिटी है बॉस इसके बीच में, तभी एप्पल को बीच में से काटो और नाशपाती को बीच में से काटो, दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों को कंपेयर किया है, कंपैरिजन है शुरुआत जो है ना, कंपेरेबल स्टडीज जो है शुरू हुआ, उसके बाद फिर चीजों का विकास हुआ के दैट। मजा लो बेटा, देखो टैक्सोनॉमी लोगों को बहुत बोर लगता है, मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा आपको बोर नहीं लगेगा बेटा, लेकिन इन्वॉल्व होइए, ठीक, इसमें गोता लगाइए कि हाँ सर बोल रहे हैं कि जानना है हमको, पढ़ना है हमको जानना, इट इज ए ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड यू के, और यू हैव शुड नो अबाउट दैट कि व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटी इज दैट, कि क्या सुंदरता यहाँ पे दुनिया में छिपी हुई है, ठीक है। That all present day living organisms are related to each other. सभी जीवित जीव एक दूसरे से संबंधित होते हैं बेटा, and also that ever lived on this earth was the revolution which humbled man and led the cultural movement for conservation of biodiversity. अब देखिए आधुनिक मनुष्य ने तो बहुत कुछ खोज निकाला के, हम आज की बात करें, आज के कुछ दशक पहले की या कुछ सदी पहले की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि आदमी ने धीमे धीमे नॉलेज हुआ उसको। जैसे एरिस्टोटल जो है वो 322 बीसी के आसपास की बात है, ये आप देख लेना एक बार बैठ के, तो 322 बीसी के आसपास की बात है एरिस्टोटल, तो वहां से शुरुआत हुई कि भाई एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, थियोफ्रास्टस ने कहा प्लांट हर्ब होते हैं, शर्ब होते हैं, ट्रीज होते हैं के, ठीक। धीमे धीमे चीजों को जानना शुरू किया गया और यह पाया गया कि यार जो है जीवों के बीच में आपसी संबंध भी होता है, जीवों के बीच में इंटरकनेक्शन होता है। कई सारे जीव एक जमाने में जो प्रेजेंट थे आज नहीं बचे हैं उठ के, कई जीव ऐसे जो आने वाले समय में विकसित होकर बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजों से हम कहते हैं कि हमने देखा कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल प्रेजेंट है। तो बायोडायवर्सिटी को देखा, बायोडायवर्सिटी का पैटर्न भी देखा हमने कि अच्छा भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक बायोडायवर्सिटी है, पोल्स पे कम देखने मिलती है हमको, ठीक है। तो ये तो हो गया एक टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव कि भैया हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कितने प्रकार के जीव हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट कि व्हाट इज द पर्पस, इस धरती का, इस ईश्वर का पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था, इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जीवन जो है, अब सोचिए कि जो है मुझे किसी ने बताया कि अभी कोई पंडित जी से मेरी बात हुई थी, तो ऐसी बात करते हैं उन्होंने बोला कि मनुष्य का जन्म जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, कि तकरीबन जो है वो उन्होंने बताया कि 76,000 या 86,000 के, मैं एक फिगर विल राउंड के, उन्होंने बताया कि 86,400 ऐसी कुछ जो है वो योनिया के, उन्होंने बोला कि जो है मतलब हर बर्थ जो है उसको उन्होंने एक जो धर्म ग्रंथों में उसको बोलते हैं कि इतनी योनियों से गुजरना पड़ता है, इतनी बार बर्थ लेना पड़ता है व्यक्ति को उठ के। तो वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि कुल मिलाके के 70-80 हजार जो है वो प्रकार के जीव जो है वो हमारे वेदों में लिखे हुए हैं। मतलब उस जमाने में भी आदमी को जानकारी थी कि लाख के इतने हजार प्रकार के जीव होंगे, ठीक है। और यदि आप देखें तो जानकारी में यदि आप पाएंगे वेरिएशन, तो आप पाएंगे बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं है। मतलब वो बोलते हैं कि भैया जीव का प्रकार केवल 60 प्रकार के जीव होते हैं,
तो हम बोलते हैं तुम एकदम ही गलत थे, लेकिन वो हजारों में निकाला उन्होंने, उसको उन्होंने बताया कि इतने ये होंगे, समुद्र में इतने होंगे, ऐसी बहुत सारी जानकारी वेदों में लिखी हुई है जो गलत तो नहीं है। और ये केवल वेदों की बात नहीं, जितने एंशिएंट लिटरेचर, आप मेसोपोटामिया का लिटरेचर उठा के देख लें, आप बेबीलोन का लिटरेचर उठा के देख लें, आप जो है वो रोमन लिटरेचर देख लें, आप पाएंगे कि जानकारियां कहीं ना कहीं शेयर हुई हैं, वो जानकारियां लोगों ने निकाल रखी थी, वो पता लगा रखा था उन लोगों ने। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि भैया इतने प्रकार के जीव होते हैं, इनके आपस में इंटरकनेक्शन क्या है, किस प्रकार के वेरिएशन इनके बीच में, क्या क्या कैरेक्टर में डिफरेंस है, और ऐसा तो बेसिकली वो पूरे जीवित जीवों को अरेंज कर रहे होते हैं उनकी सिमिलरिटीज के आधार पर, और उनकी डिससिमिलरिटी के आधार पर उनको जो है वो अरेंज कर रहे होते हैं, अलग अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहे हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको बेटा। आप देख रहे हो कि जो जवाम जो बीटल्स इंसेक्ट हैं, आप देख रहे हैं कि कितना वेरिएशन के, यानी ये सारे के सारे इंसेक्ट हैं। आप देखो किसी में किसी तरह का धब्बा है, किसी में के, इनमें आप इजीली आप इनके लेग्स में सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं, इनमें आप डिससिमिलरिटी भी ढूंढ सकते हैं। तो ये सब कुछ अरेंज करना, इनको सबको वैज्ञानिक नाम दिए गए, कहां मिलते हैं ये पहचाना गया, कहां लोकेशन इनका, किस तरह की वैरायटी कैसे रिप्रोड्यूस, बहुत सारे कैरेक्टर इनके इकट्ठे किए गए। जैसे आप देखिए, अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप गौर से देखिए कि 3 आपको हमने एनिमल एक साथ दिखा रहे हैं, आपको 3 एनिमल एक साथ दिखा रहे हैं। एक सबसे पहले आप देखिए, तीनों में सिमिलरिटी देखो जरा, कितना अद्भुत है। केवल आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कितना सुंदर है जैविक संसार के। आप पाएंगे कि आप देखेंगे कि दिस इज द राइनोसोरस बीटल, एक इंसेक्ट है, पहला वाला एक कीड़ा है। राइनोसोरस बीटल इंसेक्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर हमको देखने मिलता है, बिल्कुल गेंडे के समान दिखाई पड़ रहा है ना। ये आपका राइनोसोरस है, ये आपका जो है वो राइनो है, गेंडा है। ठीक है, राइनोसोरस। काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, ठीक है, आसाम में गया हूं, वहां पे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आसाम में मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क में जब मैं वहां गया, और वहां पर मुझसे जो है वो, आपको बता दो छोटी सी स्टोरी है। जब मैं काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचा, ठीक है, वहां पर मैंने स्टे किया काजीरंगा में, तो वहां पर मुझसे उस जगह पे जो एकदम आसाम में अंदर इंटीरियर में जगह फॉरेस्ट है, वहां पे मुझसे 2 बच्ची मिलने आई, 2 लड़कियां मिलने आई मम्मी के साथ में। दोनों तैयारी कर रही थी नीट की, दोनों मेरी स्टूडेंट थी, स्मृति और ज्योति। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. स्मृति रेखा दास, ज्योति रेखा मिलने आई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जंगल में यहाँ पे गेंडे वेंडे, और यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बना हुआ, वहां पर जो है वो वहां मिलने आई। देन आई रियलाइज कि यार आसाम में मेरे लेक्चर बच्चे देखते, और वो देखने, चलो देखते तो लोग बहुत चीजें हैं, पर उसके बाद उनमें इतनी शिद्दत है कि वो मुझसे मिलना भी चाहते हैं। पहला अनुभव था जिंदगी का ये कि कोई मुझसे मिलने आया था पहली बार। बात को हो गए साल, कई साल, 2018 का बात होगा ये। फिर मैं पहुंच गया गुवाहाटी में कामाख्या देवी के टेंपल में गया मैं, ठीक है, विजिट करने, पूरा फैमिली के साथ में था। वहां मुझे एक बच्चा मिला भीड़ में, उसने मुझे पहचाना, रुका, फोटो खिंचाया, साथ में मम्मी पापा से मिलवाया। फर्स्ट टाइम आई फील कि अरे मेरे को लोग जानने लगे। दैट मोटिवेट्स मी ए लॉट। ठीक है, जब शिलोंग में होटल में रुका, कुछ लोग मिलने आए। गुवाहाटी होटल में रुका था, यहाँ पे कोई अच्छा सा होटल था, वो मैं भूल रहा हूँ नाम उस होटल का, तो इट्स अ वेरी गुड 4 स्टार 5 स्टार होटल था, वहां रुके, तो वो मिलने को आया यहाँ पे। मतलब मापसी का क्या नाम, बच्ची का नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, सॉरी बेटा ना, नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे, तो बात इतनी सी है
कि कुल मिला के बात इतनी सी कि काजीरंगा नेशनल पार्क जरूर देखना है एक बार, ठीक है ना। चलो लौट के आते हैं गेंडे में वापस, है ना। तो आप बोलोगे सर कहां से कहां भटका दिया हमको आपने, कहीं नहीं भटकाया हमने, के पुरानी बातें याद आती है यार, तो किससे बोलूं मैं, आपसे शेयर कर लेता हूं थोड़ी बातें के। तो अभी मैंने क्या कहा आपसे कि आप देखो ये गेंडे को देखो, राइन, और फिर ऊपर क्या देख रहे हो, दिस इज दी राइनो डायनासोर। अब नहीं बचा इसका जो है हमको केवल, इसका जो है हमको केवल जो है वो, हमको इसका केवल जो है वो अब क्या मिलता है, केवल फॉसिल्स मिलता है। मतलब फॉसिल स्टडीज से इसको तैयार किया गया, तो मालूम चला कि ये भी गेंडे के समान दिखता है। मतलब भगवान के पास में एक नक्शा है भैया गेंडे का। मतलब वी ऑल नो दैट कि गॉड के पास में सांचे बने हुए हैं। जस्ट इमेजिन कि द गॉड इज हैविंग सम काइंड ऑफ टेम्पलेट। जैसे घर में मम्मी नहीं बनाती, मम्मी बनाती है वो गुजिया बनाती, गुजिया का सांचा होता है गुजिया बनाने का, ऐसा काटा, पूड़ी जब पूड़ी बनानी होती है कई बार तो बड़ी सी रोटी बनाओ, उसमें कटोरी से ऐसे गोल कर दो तो कई हिस्से बन जाते हैं। होता ना यार, कई बार मम्मी से पूछना सांचा, कोई ना कई चीजों का आता है सांचा बनाने घर में के। तो भगवान के पास गेंडे का सांचा है। अच्छा हुआ भगवान ने ये गेंडे का सांचा अपने को नहीं लगा दिया, नहीं तो नाक पे एक सिंग लगा होता है ऐसे, ठीक है, ठीक। तो ये ऐसी भगवान के पास एक सांचा रहा हुआ इंसान वाला, तो बंदर के भी लगा दिया, चिंपैंजी के भी लगा दिया, हमारे भी लगा दिया, सबके लगा दिया, ठीक है। पर थोड़ा इंप्रूव किया उन्होंने, कहा यार थोड़ा इंप्रूव करो उसको थोड़ा, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज हटाओ उसमें से थोड़ा, है ना, तो हमारा शेप बन गया। नेट में ही पॉसिबल कि हम अपने आप को जो बाकी एनिमल से बेहतर समझते हो, पर गेंडे को लगता है सबसे बढ़िया शेप तो मेरा है, ठीक है, आई एम दी हैंडसम, ठीक है। सोच सकता है भाई, कोई बुराई थोड़ी ना इसमें। देखो आप देखिए राइनोसोरस बीटल को देखिए, राइनो डायनासोर को देखिए। मतलब आपको खुद सोचिए कि आपके मन में इच्छा नहीं हुई जानने की कि ऐसा क्यों सर, ये इंसेक्ट गेंडे के जैसा क्यों दिखता है, ये पहले वाला जो डायनासोर था उससे गेंडा, मतलब कोनो कनेक्शन ही नहीं इनमें। भाई ये तो देखो ना आप, ये तो ये है वो कहां गया, मैमल्स में आ गया ये तो, ठीक है। राइनो जो है वो कहां, रेप्टाइल्स के अंदर डायनासोर, ये कहां, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर। लेकिन आप देखो अद्भुत है कि नहीं है, बताओ, है ना। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी बेटा, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब देखो, अब वर्टिब्रेट्स की बात करें जिनमें वर्टिबल कॉलम होता है, मछलियां हुई, एम्फीबिया हुए, रेप्टाइल्स हुए, पक्षी हुए, मैमेलिया हुए, ये सब वर्टिब्रेट होते हैं, इनमें वर्टिबल कॉलम होता है। बाकी जिनमें नहीं होता वो नॉन वर्टिब्रेट है, वो है ना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वर्टिबल कॉलम का क्या सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में, हम सब बात करेंगे आगे कि क्या सिग्निफिकेंस, कौन से कैरेक्टर इवॉल्व किए जिसके चलते जो है वो जीव आगे बढ़ गया। हम जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे इस बारे में बात करते चलेंगे कि ये कैरेक्टर इवॉल्व हुआ, इससे ये फायदा हुआ, इससे ये फायदा। मतलब प्रकृति की प्रयोगशाला में कई सारे प्रयोग लगातार चल रहे थे और कुछ प्रयोगों को फेल भी हुए। प्रकृति की प्रयोगशाला में कई प्रयोग फेल हुए, जो फेल हुए वो किंगडम छोटे छोटे रह गए। और एक आर्थ्रोपोडा था वो बहुत ही सफल हो गया, वो सबसे बड़ा फाइलम बन गया कि भैया हम तो आर्थ्रोपोडा, हम सबसे बड़े फाइलम है, हम तो के सबसे बड़े फाइलम है। लेकिन कॉर्डेटा ने बोला बेटा तुम सबसे बड़े जरूर हो, लेकिन सबसे प्रभावशाली तो हम ही हैं, ठीक है। बात करेंगे हम आगे, ठीक। अब फिर बात आती है ओवरऑल बायोडायवर्सिटी की बात आती है। तो हम सब जानते हैं, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब छोटी क्लास में भी नहीं पढ़ा है तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं, इसके छोटी क्लास से भी पढ़ना चाहिए था कि 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ठीक है ना बेटा। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये R.H. विटेकर ने दिया था, ठीक है, इसको R.H. विटेकर ने दिया था, ठीक है। चलिए तो देखिए आप, है ना, अरे आप पाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि क्या सिग्निफिकेंस है क्लासिफिकेशन का। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने आपसे कहा कि जैसे किंगडम एनिमेलिया, जब किंगडम एनिमेलिया बोला मैंने कहा सबसे बड़ा यूनिट के कुल जितने भी जीवित जीव हैं उनको हमने 5 किंगडम में बांटा हुआ है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया के। सबसे बड़ी यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की जो है वो है आपका किंगडम। क्लियर। डोमेन्स की बात बाद में करेंगे, अभी हम किंगडम की बात करें, नॉर्मल क्लासिफिकेशन की बात करें किंगडम, ठीक है। तो किंगडम में आपने देखा, किंगडम में ग्रिजली बियर, ब्लैक बियर, जाइंट पांडा, रेड फॉक्स के और आपका स्क्विरल, कोरल स्नेक सब चीज शामिल हो गए। एंड दिस ऑल आर द एनिमल्स, स्टारफिश से लेकर बियर तक के। जब आपने क्या बोला, आपने बोला फाइलम कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा जैसे आपने बोला था, आपने उन एनिमल को हटा दिया जिनमें जो है वो नोटोकॉर्ड नहीं था। नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम के पहले वाला स्ट्रक्चर होता है। तो आपने कहा कि भैया कॉर्डेटा में क्या क्या आता है, कॉर्डेटा में आपने कहा स्टारफिश कॉर्डेटा में नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपने बोला मेमेलिया, मतलब मैमल्स की बात किया, आपने कहा रे भाई जो स्नेक है वो मैमल्स में नहीं आएगा, हटा दो उसको। तो आपने स्नेक, पहले किसको हटाया आपने, पहले आपने स्टारफिश को हटा दिया आपने, फिर आपने स्नेक को हटा दिया आपने, मेमेलिया। फिर आपने बोला कॉर्निवोरा, तो आपने कहा भी कॉर्निवोरा में जो है वो आपका गिलहरी जो है ना, स्क्विरल, वो मांस नहीं खाती, वो नहीं आएगी इसमें, ठीक है। कॉर्निवोरा में क्या आया, आपने कहा कॉर्निवोरा में आया है आपका ऑर्डर, कॉर्निवोरा में क्या आ गया,
आपका ग्रिजली बियर, ब्लैक बियर, जाइंट पांडा, रेड फॉक्स वगैरह के। फिर आपने बोला कि आपने कहा फैमिली जो है, आपने बोला कि फैमिली जो है वो उर्सिडी, तो आपने कहा फैमिली उर्सिडी में फॉक्स नहीं आता, फॉक्स अलग फैमिली का मेंबर है, तो आपने फिर जो है वो बियर्स को उसके अंदर रखा, पांडा बियर उसके अंदर ऐड के। फिर आपने जीनस यूरसस बोला आपने, तो आपने कहा जीनस यूरसस में केवल और केवल जो है वो बियर या भालू आता है, उसमें पांडा नहीं आता आपने। फिर आपने देखा स्पीसीज अर्कस आर्कस जो है वो आर्कटस के, तो अर्कस आर्कटस जो है अर्सस आर्कटस जो है वो क्या है, ये है ग्रिजली बियर है। तो ऐसे आपने क्लासिफाई किया इसको आपने। तो क्या किया आपने एक एक करके आप लक्षण को बताते चले गए और आपने इसको जीवों को क्लासिफाई करते हुए आप आगे बढ़ गए, ठीक है ना। इतना जो सबसे बड़ा ना, जो लार्जेस्ट या जो सबसे बड़ा है वो है किंगडम है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है स्पीसीज। वास्तव में जिसका अस्तित्व जो दिखाई पड़ता है आंखों से, जिसका एग्जिस्टेंस है वो स्पीसीज है के। स्पीसीज इज ट्रूली लिविंग थिंग के। फिर एक समान स्पीसीज के मिलने पर जीनस बनता है, एक समान जीनस के मिलने पर फैमिली बनती है, एक समान फैमिली के मिलने पर ऑर्डर बनते हैं, ऐसे एक समान ऑर्डर के मिलने पर जो है वो क्लास बनता है, एक समान क्लास के मिलने पर फाइलम बनता है, और ऐसे कई फाइलम के मिलने पर किंगडम बनता है। तो लार्जेस्ट किंगडम, स्मॉलेस्ट स्पीसीज, ठीक है ना। देन कम टू द एनसीईआरटी। अब हम एनसीईआरटी में एंटर करते हैं कि पिछले 40 मिनट में मैंने आपको 44 मिनट में मैंने आपको जो है वो टैक्सोनॉमी के मर्म को बतलाया। मर्म समझते हैं आप? सोल ऑफ द चैप्टर कि व्हाई यू शुड स्टडी द टैक्सोनॉमी। आपको क्यों पढ़ना चाहिए इतने अच्छे के? कई बच्चों को लगता है कि सर को जो है वो एकदम बस आके बांचना शुरू कर देना चाहिए कि ऐसा होता है आगे। नहीं बेटा, रिमेंबर नहीं कि आपके पास जो बुक्स उनमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। वाई यू आर हियर टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। यू आर हियर टू लर्न बायोलॉजी बाई हार्ट। यू आर नॉट हियर जस्ट टू लिसन मी, क्या लिखा है किताब के अंदर, ठीक है ना। वो आप खुद भी कर सकते हो, समझ गए ना, ठीक। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं इसमें। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एनसीईआरटी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज के। हर एक प्लांट, स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखाई पड़ने का ना, जिसका एग्जिस्टेंस है, जो विजिबली देख सकते हैं, वो है स्पीसीज, प्रजाति होती है वो, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नोन एंड डिस्क्राइब्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। कितना बेटा? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो आपको जो है वो टोटल अभी तक हमें ज्ञात है, इनके बारे में हम जानते हैं, इनको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ के। हमारी अर्थ पे जितने भी प्रकार के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, सबको मिलाकर हम एक साथ क्या बोलेंगे? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। इस धरती के जैव विविधता बोलेंगे उसको हम के। तो बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करता है किसी एक एरिया में, किसी एक जगह पर कितने प्रकार के जीव प्रेजेंट, उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं भूलना आपको बेटा, वो है अर्नस्ट मायर के। अर्नस्ट मायर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म जो है वो 1904 में हुआ था जर्मनी के अंदर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, जैव विकास पे इन्होंने काफी काम किया। इनको 20वीं सदी का डार्विन कहते हैं। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम का, याद रखिएगा कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट के। इनको हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। और इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इन्होंने जो है स्पीसीज का, उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, या हम बोलेंगे कि बायोलॉजिकल स्पीसीज की अवधारणा को दिया इन्होंने बताया कि एक प्रजाति वास्तव में क्या होती है। तो मायर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज या प्रजातियों की जैविक अवधारणा को दिया, और इन्होंने बताया कि कोई भी जीव जो आपस में जो प्रजातियां होती हैं वे आपस में रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और रिप्रोडक्शन करने के बाद फर्टाइल संतान उत्पन्न करने योग्य संतानों को वो बना सकती है कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करती है। तो कोई भी प्रजाति के मेंबर, कोई भी स्पीसीज के मेंबर आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी दो स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। कोई भी दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। यदि किसी कारण से वो कर भी लेती हैं तो उनकी संतान जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल होता है खच्चर और म्यूल के,
जो हॉर्स एंड जो घोड़े और गधे के कॉम्बिनेशन से बनता है, म्यूल्स, खच्चर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो मेयर ने कहा कि प्रजातियों के बीच में एक प्राकृतिक सीमा होती है, वो होती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। प्रजातियां एक दूसरे से दो अलग अलग स्पीसीज आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, और यही उनकी एक सीमा रेखा होती है, यही उनकी नेचुरल बाउंड्री होती है। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इनको 1983 में वॉल्जन प्राइज मिला, इनको जो है वो 1984 में जो है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला, और 1989 में इनको जो है क्रॉफोर्ड प्राइज मिला, कि जो एक प्रकार से बायोलॉजी के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज के समतुल्य होता है। ठीक है, तो मेयर जो है वो तकरीबन 100 साल तक ये जीवित रहे और उन्होंने बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन दिया इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी में। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे हम नए क्षेत्रों को खोजते हैं, एंड इवन ओल्ड वन न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड, के हम पुराने या नए एरिया, कोई भी एरिया को हम जो है ठीक से हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें जो है वो नए नए प्रकार के, विविध प्रकार के जीव वहां दिखाई पड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप जब बारिश के समय बगीचे में जाते हैं, पानी गिरता है तो आपको कुछ नया इंसेक्ट दिखाई पड़ता है, आप मम्मी से पूछते हैं मम्मी ये क्या है, के पापा ये कौन सा कीड़ा है, के कई बार वो नहीं पहचान पाते, कई बार वो पहचान लेते हैं उसको के। तो एक्चुअली आज भी हम सारी जानकारी हमारे पास नहीं है। अभी भी जो है ऐसा आपको लगता होगा कि टैक्सोनॉमी का तो पूरा काम हो गया होगा सर, तो नहीं बेटा, अभी भी बहुत सारा जीवों को खोज पाना बाकी। ऐसा कहा जाता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जितने तरह के इंसेक्ट प्रेजेंट है, उनका केवल हम जो है वो कुछ % ही हम उनका जानते हैं, बड़ा हिस्सा हम नहीं जानते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया के बारे में हमें 1% से भी कम जानकारी है। ठीक है, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animal in our on area by their local names के. These local name may vary from plus to plus and even within a country के. देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी एरिया आप एक्सप्लोर करेंगे, आपको वहाँ पे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे आपको के, और हमारी पूरी अर्थ पर, पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, लाखों प्रकार के जीवित जीव हैं, और कई जीवों को हम जो है वो अलग अलग नाम से पहचानते के, मतलब जो है अलग अलग हिस्से में, अलग अलग जगह पर जो है वो नाम वेरी करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे याद आया कि हम लोग बॉम्बे नए शिफ्ट हुए थे। मेरे बड़े बेटे की बर्थडे पार्टी हम लोगों ने सोचा कि चलो घर में पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जब नए नए आए थे, स्कूल में उसका एडमिशन था, तो मैंने उसके सारे स्कूल फ्रेंड्स को इन्वाइट किया और घर में हमने जो है वो एक पार्टी रखा। अब उसका जो स्कूल था, उसका पहला स्कूल था नीमो का, घर का नाम नीमो है आदित्य का, तो नीमो का जो पहला स्कूल था वो था ग्रीन लॉन स्कूल के। ग्रीन लॉन स्कूल की खास बात थी कि वहाँ पे कई सारे बच्चे जो है वो गुजराती, अच्छी फैमिली, जो रिच फैमिली गुजराती, उनके कई सारे बच्चे वहाँ पढ़ा करते थे, और बेसिकली जैन और गुजराती, मारवाड़ी, ये लोगों की इसके बच्चे अधिक संख्या में उस स्कूल के अंदर थे। ठीक है, अभी नीमो का जो प्रेजेंट स्कूल है वो कफ परेड में है, तो वहाँ जो यहाँ पे एक एरिया है, मतलब वो जो उसका स्कूल है, उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो तमाम बिजनेसमैन के, डिफरेंट मतलब काफ़ी डाइवर्सिटी उस स्कूल में के। इसमें थोड़ा डाइवर्सिटी कम थी इसमें अपना ग्रीन लॉन्स में। तो बच्चों को हमने घर में बर्थडे पार्टी दिया, बुलाया उनको हमने, शाम को 7 बजे का टाइम दिया हमने। तो बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आना शुरू हुए कि उनको डायरेक्शन देना था कि कहाँ आना है आपको, कहाँ बच्चे को छोड़ना है के। तो मेरे पास फ़ोन आया किसी बच्चे की मम्मी का कि मेरी बेटी को मैंने छोड़ दिया है आपके यहाँ पे, आइए मेरी बेटी आई है। तो छोड़ गई वो। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया, पहले छोड़ गई वो, उसके बाद फ़ोन आया उनका कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, एक बात कहनी थी। मैंने कहा खाने में बटाटा मत दीजिएगा उसको। अब मैं समझा, मैंने कहा ठीक है नोट कर लेता हूँ, अभी बटाटा मत देना इस बच्ची को ना, देख के ना। अब 2-3 और पेरेंट छोड़ने के लिए आए अपने बच्चे को, तो कुछ गेट पे बोले कि बटाटा नहीं खाता बच्चा हमारा ना। मैं बोला यार बटाटा चीज़ क्या है ये? तो मैं पूछा अपने मेरे घर में जो काम करने वाले जो मैट थी, वो वहीं की थी, लोकल की थी। सर वो आलू। अच्छा, मैंने कहा बटाटा ये आलू को बोलते हैं? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भैया हटाओ फ्रेंच फ्राइज। बच्चों को बोला मैंने, भैया देखो फ्रेंच फ्राई बटाटा नहीं खाना, जिसको नहीं खाना मनी खाएगा काट के। तो जिन बच्चों ने खाते थे वो खाए, बाकी जो बच्चे नहीं खाते उन्होंने नहीं खाया। मैंने कहा अच्छा बटाटा ये होता है। अपन तो सोचते नहीं बटाटा बड़ा क्या चीज होती है, ये आलू बड़े को बटाटा बड़ा बोल रहे हैं, आलू बड़े को बटाटा बड़ा बोल रहे हैं, और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या बात कर रहे हैं। मतलब ये तो कल्चर का फर्क आ गया यार। मध्य प्रदेश में तो खूब आलू आलू बोलते थे, यहां पे बटाटा बोलते हैं, कहीं और कुछ और बोलते होंगे। फिर एक उसी समय का एक, उसके थोड़े पहले का एक किस्सा और है कि मैं
टर्की क्या हुआ था, तुर्की, इस्तांबुल, अंकारा। तो वहां पे इस्तांबुल में हम लोग रुके हुए थे। इस्तांबुल में हम लोगों ने जो है वो ऐसी कहीं पे सोचा चलो कहीं बाहर खाना खाने गए, एक होटल में रुके थे हम। तो कई बार दिन में अपन किसी जगह जाते हैं तो बाहर घूमते हैं तो फिर बाहर ही खाना खा लेते हैं। तो वहाँ पर जो है वो मैंने उसको पूछा कि यार हम लोग वेज हैं तो वेज में क्या है आपके पास। तो उसने बोला कि सर आई हैव ओनली एग प्लांट्स। मैं देखो यार ऐसा है कि मध्य प्रदेश के आदमी, ठीक है, इंग्लिश जो है वो अपना काम चल जाता है बढ़िया अच्छे से, मतलब एकदम है ना कि मतलब एमबीबीएस किया तो वहां कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब ये एक होती है इंग्लिश की भी ऊपर की इंग्लिश होती है, ठीक है, जो मतलब एक डिफरेंट ही लेवल की होती है वो, मतलब उसको हम लोग तो बोलते हैं कि जो है वो उसको मतलब एक होती देखा हम लोग बेसिकली हम जो है हम लोग ग्रामेटिकली हम लोग दुनिया भर में सबसे अच्छे होते हैं इंडियंस क्या, लेकिन एक होती है एक डिफरेंट ही लेवल की इंग्लिश होती है जिस जो मतलब सदा चालू हिंदी अपने यहाँ होती है, खड़ी बोली ऐसी खड़ी इंग्लिश भी होती है कहीं कहीं पे। तो मैं अब अपने को पता था कि भैया देखो ऐसा है कि बैगन जो होता है उसको ब्रिंजल बोलते हैं अपन, तो अपने यही पढ़े थे। अभी किताबों में एग प्लांट भी आने लगा, पहले नहीं आता था, हमारे समय में नहीं आता था एग प्लांट, ठीक है, अपन तो बाद में सीखे बहुत। तो उसने बोला सर आई हैव एग प्लांट्स। तो मैंने कहा नो 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 एग्स। नो नो सर इट्स वेज। अरे मैंने कहा अंडे को वेज मत बोल भाई, मन में सोचा, मैंने कहा नो 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 आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एग्स एंड सर इट इज एग प्लांट, कम विथ मी। ले गया किचन, देखा ये बैगन। अरे मैंने कहा बैगन भटा, अच्छा हमारे वहां तो गांव में इसको भटा मतलब जो विदिशा के एरिया में तो लोग भटा बोलते थे उसको, ठीक, भोपाल में लोग इसको बोलते थे बैगन, ठीक है, भारती बोलती ब्रिंजल, और ये बोल रहा है एग प्लांट। ठीक है भैया एग प्लांट, मतलब इतना कंफ्यूजन। हम तो सोचे थे कि ये अंडा ला के दे रहा है और भारती खाएगी नहीं, अभी मैं तो खा लूंगा, मैं तो खुशी खुशी खा लूंगा। उस समय खाता था मैं उस समय में के। तो मैंने कहा कि ये बात है 2011 की। तो मतलब आप सोचिए कि मतलब जो है वो नेम का इतना फर्क पड़ जाता है भाई, इसीलिए एक कॉमन नेम जरूरी है। अब वो बोलता मुझसे कि साहब ऐसा है कि मतलब वो फोन ला के बोलती कि सर मेरे बच्ची आपकी बर्थडे में आई है, उसको सोलेनम ट्यूबरोसम मत दीजिएगा उसको। ओके नहीं देंगे, ठीक है सर, इसको आप लाइकोपर्सिकान एस्कुलेटम दे सकते हैं। ओके टमाटर दे सकते हैं इसको, बैगन मतलब जो आलू मत देना इसको, ठीक है। मतलब आपने जो है वो अपना तो समझ गए बात को। साइंटिफिक नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, साइंटिफिक नेम में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन लोकल नेम में तो बहुत भारी कंफ्यूजन है भाई, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि बात तो मजेदार है भाई। आलू को देखो, आलू को कोई बोल रहा है पटेटो, कोई बोल रहा है टुडो, पटाटा, पटोटे, बटाटा, ठीक है। अब तो मैं बोला मतलब आपके घर जाऊं आप बोले सर टुडो की सब्जी है, तो मैं बोलूंगा भैया टुडो वुडो नहीं खाते हम। आप बोले नहीं सर आप खाते टुडो, तो समझ गए ना, मतलब आप तो अच्छे इंटेंशन से मुझे आलू खिला रहे हैं कि आलू का पराठा खिला रहे हैं, और मैं सोच रहा हूं टुडो का पराठा है क्या है, ठीक है। कहीं पूछे पटोटे, तो आप पटोटे क्या है भाई, पोटेटो बोल ले, लेकिन क्या है आप सही या गलत नहीं कर सकते। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज है, वहां पे लोकल नेम है, उसके अकॉर्डिंग बात करें। जैसे मैंने कहा एग प्लांट की बात करें, ब्रिंजल की बात करें हम के बैगन को बोले हम बटा बोले हम के, तो दैट इज तो लोकल। इसीलिए व्हाट वी नीड राइट नाउ, क्या चाहिए अब हमको एक साइंटिफिक नाम चाहिए भैया कि हम सब पहचान लें इसको, है ना, कि ये क्या है, पहचान लें हम। नहीं तो झगड़ा करेंगे आपस में कि नहीं ये तो पोटैटो है, एक बोलेगा टुडो है, एक बोलेगा पटाटो है, एक बोलेगा कि जो है वो भैया पटोटे है। ये तो झगड़ा नहीं होना चाहिए ना यार इस बात पे, है ना। अब लोग कहते हैं भाई वो तो इसी वाली बात हो गई कि जब मैं कभी अपने मेरा जो मैकबुक है उसमें मैं जब कभी लिखता हूं अपना कलर की, तो मैं कलर किस पे ये लिखता हूं तो ये सही बोलता है वो, ठीक है। जब मैं अपने फोन में लिखता हूं तो वो कहता है ये सही है। अरे भाई दोनों सही है, कलर कलर, समझ में आई बात, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। के सबको भैया नाम दो, वैज्ञानिक नाम दो सबको, के कि मैं बोलूं मिंजीफेरा इंडिका, समझ जाएंगे लोग आम,
ठीक है, क्या समझ जाएंगे लोग? आम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक नाम दे, तो मतलब ये है कि इस प्रोसेस को बोले नॉमेनक्लेचर, मतलब अब यहां पर बात आई नाम देना नॉमेनक्लेचर है, और साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में वैज्ञानिक नाम देंगे उसको। अब वैज्ञानिक नाम देने का तरीका भी खोजना पड़ेगा भैया, कि कैसे नाम देंगे इसको हम, क्या नाम देंगे इसको हम, ये भी तो खोजना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल भैया, कब नाम दोगे, जब पहले पहचान तो लो कि क्या देखा तुमने, कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करेंगे करेक्टली तभी उसको नाम दे पाएंगे हम, क्या ना। और इसे बोलते हैं आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, के पहले पहचानो तो कि तुम देखे क्या हो, तब नाम देना उसका, ठीक है, क्लियर। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर to assign a scientific name to each known के, this is acceptable to biologists all over the world के। वैज्ञानिकों ने कई सारे वैज्ञानिक नाम दिए उन्होंने, और आज भी हम क्या करते हैं, हम कैरोलस लिनियस का बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को आज भी हम फॉलो करते हैं, उसे मानते हैं आज भी हम, क्योंकि वही वो सिस्टम है जिससे कि हम पूरी दुनिया में वैज्ञानिक नाम एक समान दे पाए हम, ठीक है। प्लांट्स का नाम देने के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल करते हैं हम। एनिमल्स का साइंटिफिक नेम देने के लिए हम इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का हम यूज करते हैं। ये दोनों के फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, याद रखना है आपको, है ना। ठीक है, द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, बिल्कुल सही बात है। To ensure that such a name has not been used for any other known organism, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही नाम को, कि बंटी नाम रख दिया सुन के, आपने इसका नाम, आपने बोला कि भैया आपको दिखाई पड़ा जो आम दिखाई पड़ा, आपने इसका नाम रख दिया बंटी मेहता। अरे भैया बंटी मेहता तो इंसान का, बच्चे का नाम भी है बंटी, तो ऐसा नाम नहीं रख सकते आप, कंफ्यूजिंग, ठीक है ना। आई बात समझ, ऐसे चलते फिरते नाम नहीं, इसलिए जो है ना नाम जो है यूनिक होता है, नाम जो है वो एक का एक साइंटिफिक नेम एक ही बार यूज होता है, एक ही बार एक ही ऑर्गेनिज्म पे, एक ही स्पीसीज पे वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, है ना। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम ऑफ द, अब कुछ नियम बना दिए बेटा इसके, कि तुम वैज्ञानिक नाम देने के लिए तुम ऐसा ना बोलो हमको तो यही नाम पसंद है, हम तो इसका नाम जो है, हम तो इस पौधे का नाम गुड्डू शर्मा ही रखेंगे हम, ये तो गुड्डू शर्मा ही ये पौधा, तो ऐसा नहीं कर सकते, गुड्डू शर्मा नाम है ना, कि समझ गए ना बात को, मतलब उसका नाम देने का प्रोसीजर है उसका, ठीक। नंबर एक, सबसे ऑथेंटिक सिस्टम जिसको मानते हैं वो है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। बाई मतलब दो, नॉमिनल मतलब नेम, नॉमेनक्लेचर मतलब सिस्टम ऑफ नेमिंग, नॉमेनक्लेचर मींस सिस्टम ऑफ नेमिंग, के ऐसा नाम दो जिसमें जो है वो दो वर्ड इंक्लूड हो उसके अंदर, के बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के दो नाम, दो वर्ड इंक्लूड हो उसके अंदर, ठीक है ना, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को दिया था कैरोलस लिनियस ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बायोलॉजिस्ट में से एक है ये, और इन्होंने जो है साइंटिफिक नेम दिया था, का प्रोसेस बताया, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को दिया इन्होंने। इसमें पहला नाम, फर्स्ट नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नेम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज, ठीक है ना, और इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पेबल क्रेब है, ठीक है, पेबल क्रैब का साइंटिफिक नेम क्या है, इसका नाम है जेंथियास लेमार्किट के, तो जेंथियास जो इसका जीनस है, लेमार्किस का स्पीसीज के। तो कोई भी वैज्ञानिक नाम जो होता है वो दो वर्ड से बना होता है, पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और दूसरा वर्ड जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा, ठीक है ना। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, पहला द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, क्या, तो इसका मतलब ये है कि दो जेनरिक नेम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो पहला वर्ड, पहला कंपोनेंट इसका जेनरिक नेम कहलाता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट कहलाता है जो कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट को मिला के बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और इसको दिया था किसने बेटा, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इनका नाम भी था कार्ल वॉन लिने, इनका नाम था कार्ल वॉन लिने, ये अपना नाम भी बदल लिए, इन्होंने कहा देखो भैया शुरुआत तो हम अपने से करते हैं, तुम समझ जाओ मेरे, तो इन्होंने अपना नाम ऐसे ही इंडिकेटिव, इनका भैया स्पीसीज थोड़ी ना बन गए इनके, इन्होंने इंडिकेटिव बताया कि देखो ऐसे नाम रखना है, तो कैरोलस लिनियस इन्होंने अपना नाम रख लिया था, ठीक है, केवल इंडिकेटिवली, उसका बायोलॉजी में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है।
साइंटिफिक नेम मैंगो का जो है वो क्या है बेटा, मैंजीफेरा इंडिका है के। तो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना बेटा, क्लियर? ठीक। अब कुछ नियम है, नियम जरूर ध्यान से सुनेंगे आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम बेटा, सब बच्चों को याद रहना चाहिए। इसके एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहला नियम, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटालिक। इंपॉर्टेंट बात के, लैटिन में जो है इन नाम को जो है वो जनरली लैटिन से लिए आते हैं और इनको इटालिक में लिखा जाता है। अब आप बोलोगे सर दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द, कहीं के भी, चाहे दुनिया में कहीं आप जर्मनी में खोजा तो भी लैटिन में नाम दोगे आप उसका, भारत में खोजा तो भी आप लैटिन नाम इस्तेमाल करोगे आपके। तो वाई लैटिन, क्यों लैटिन का इस्तेमाल करें भैया? हम तो चाहते हैं संस्कृत यूज करें, हम चाहते हैं हम तो मराठी इस्तेमाल करें। ठीक है, हम तो खोजे यहाँ पे, हम तो मराठी मानुस, हम तो मराठी यूज करेंगे। तुमने बोला नहीं साहब हम तो असामीज हैं, हम तो असामी में नाम रखेंगे के, आप तुम्हारा जो मन करे करो। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। आपको लैटिन भाषा फॉलो इसलिए करना, या तो आपको नाम लैटिन भाषा से नाम लो वो, या आप उस नाम को लैटिनाइज्ड करो आप। ठीक है, बचपन में मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक मेरी क्लास में लड़का था, उसे बहुत शौक था इंग्लिश बोलने का, आता नहीं था उसको। ठीक है, पर उसे बहुत भारी शौक था, वो हर चीज को वो जो है वो किसी होता है ना, किसी अपन लेटराइज बोल रहा हूं मैं अभी, तो वो उसको इंग्लिश हम बोलेंगे क्या, इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करता था। एक बार गिर गया, बाहर दौड़ के स्कूल आ रहा हुआ, फिसल गया। हमने कहा क्या हो गया? सर ने पूछा, उसके गंदा अंदा कपड़े हो गए। तो क्या हो गया? सर व्हेन आई कम टू स्कूल आई वॉज फिसलिंग देयर। अपन छोटे बच्चे थे, तो 5वीं 6ठी क्लास, तो वो भी उसी क्लास में था। मैंने कहा ये फिसलिंग देयर तो नया वर्ड लग रहा अपने को, स्लिप हो गया, ये सब तो सुना था, ये क्या चीज है ना। तो सर समझाए कि फिसलिंग का मतलब बोल रहा है मैं फिसल गया। मतलब इसने क्या किया, इसने जो भी ग्रामर पढ़ा ना उसको हिंदी में ऐड कर दिया, उसको उस वर्ड को भी इंग्लिश के। व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो भाई? आई एम खाइंग भोजन। अरे भाई खाइंग क्या होता है? खा रहा था तो उसमें आईएनजी जोड़ के खाइंग बना दिया। खाइंग मतलब हो गया ये इंग्लिश कर। तो ऐसे ही जो है ना, लेटिनाइज करना पड़ेगा वर्ड को आपको, यदि आप किसी और भाषा से वर्ड आपने लिया है। कहने का मतलब ये है, नाउ द क्वेश्चन रिमेंस द सेम कि भाई लेटिन ही क्यों? ऐसा क्या प्रेम है लेटिन से? लेटिन एक पुरानी भाषा है, प्राचीन भाषा है, जिसमें नई चीजें इन्वेंट नहीं हो रही हैं। इसका डेटाबेस जो है, लेटिन भाषा का जो नॉलेज है ना, वो चेंजिंग नहीं है। इंग्लिश जो है वो बदल रहा है, इंग्लिश में बहुत इवॉल्विंग लैंग्वेज है, इंग्लिश में कई नए वर्ड यानी हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कुछ नए वर्ड ऐड आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कई बार कुछ नए वर्ड ऐड आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जुगाड़ वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ऐड किया गया, जुगाड़ वर्ड को, कि जुगाड़ जो इंडिया में यूज करते हैं वर्ड, ये भैया इसको भी ऐड कर लो, किसका मतलब ये होता है। तो इंग्लिश एक कमजोर लैंग्वेज है, इमैच्योर लैंग्वेज है, इंग्लिश इज इमैच्योर लैंग्वेज। संस्कृत जो है, हाँ, यदि लैटिन भाषा का कोई लैंग्वेज, यदि लैटिन भाषा का स्थान कोई लैंग्वेज ले सकती है ना, तो वह है संस्कृत। कुछ हद तक अरेबिक भी है। तो ये जो लैंग्वेज है ये एस्टैब्लिश लैंग्वेज है, अब इनमें बहुत वेरिएशन होता ही नहीं इनमें। और इन सबसे भी सबकी जो सबसे अधिक जो है, जिस भाषा में स्टेबिलिटी आया, जिसको बहुत इवॉल्व किया विज्ञान, जहां विज्ञान का सबसे अधिक विस्तार हुआ, वो लैटिन लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए लैटिन वर्ड यूज करते हैं। फिर नहीं तो उसको क्या करते हैं, उसको लैटिन भाषा से ड्राइव करते हैं वर्ड को, या वर्ड को लेटराइज करते हैं, लैटिन भाषा का ही वर्ड लेते हैं यहाँ पे। ठीक, एक बात हमको समझे, तो इट इज जस्ट टू शो दी स्टेबिलिटी, क्योंकि वो जो वर्ड जो है वो चेंज नहीं होगा वो उसके ओके। हमारे इंग्लिश में जैसे आप इंग्लिश में एक ही चीज के ना स्पेलिंग, एक ही स्पेलिंग को आप पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन उसका हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश जो है इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग लैंग्वेज एक्चुअली के। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप और हमको लगता है ना, आपको कई बार लगता है कि यार हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं होगी। मैं कहता हूं आपको ये भ्रांति दूर करनी है ना, जस्ट गो टू यूएसए, अमेरिका जाइए। ठीक है, जो बोलेंगे वो सही है, क्योंकि वो भी वैसे ही बोल रहे हैं।
अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत फर्क है। ब्रिटिश इंग्लिश जो एकदम रिफाइंड है, वहां कुछ आप बोलेंगे तो वो सब सोचेगा कि कम पढ़ा लिखा है। अमेरिका जो बोलिए चलेगा। अफ्रीका जाइए, 4 शब्द भी बोलेंगे, अरे वाह वेरी गुड, ठीक है, आई बात समझे। चलिए, तो पहले तो हमने बात की आपसे, पहला नियम तो देख लिया हमने। कहा पहला नियम कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन भाषा में होना चाहिए, इटालिक में लिखना चाहिए, इटालिक तिरछे लिखते हैं ना, इटालिक में लिखा होना चाहिए के, है ना। और इसके अलावा जो है वो लैटिन भाषा ड्राइव हो या लैटिनाइज कर दो उनका। दूसरा, द फर्स्ट वर्ड इज इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीशीज। ये तो समझ गए, पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। और क्या आगे कहानी, बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब इनको लिखा, हमने लिखा इसमें ऐसे मैंजी फेरा इंडिका, ठीक है। तो हमको दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये मेंजीफेरा एक वर्ड, इंडिका, ताकि हम समझ जाए कि दो अलग अलग वर्ड हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए, कि इसलिए आपको सेपरेटली इसको अंडरलाइन करना। या फिर इटालिक में प्रिंट कीजिए आप, इटालिक में तिरछा प्रिंट होता है ऐसे, ठीक है ना, यानी आप ऐसा ऐसा इटालिक होता है ना, ठीक है ना, तिरछा है ना, इस वैसे लिखे आपके। तो आप फिर अंडरलाइन ना करेंगे चलेगा, इटालिक में लिखा तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है आपको के। लेकिन यदि आपने हैंड हाथ से लिखा, आपने यदि प्रिंटेड है, यदि ये वर्ड प्रिंट, देखिए यदि ये प्रिंटेड, यदि ये वर्ड प्रिंटेड है तो आपको इसे इटालिक में लिखना है, यदि हैंड रिटन है तो आपको लिखने के बाद आपको अंडरलाइन करना। हाथ से इटालिक का लिखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको फिर अंडरलाइन करना सेपरेटली इसको, ठीक है। फिर क्या लिखा, बोथ वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटालिक टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन के। ये क्या शो करता है, एंड जब आप देखो सिंपल सी बात, दोनों वर्ड को आपने हैंड रिटन करके आपने अंडरलाइन किया, क्या आपने इटालिक में लिखा, क्योंकि इसको इसके लैटिन ओरिजिन को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। देखो, फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जबकि सेकंड वर्ड जो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, उठ के। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर शुरू होगा, सेकंड वर्ड जो है वो क्या होगा बेटा, वो आपका जो है वो स्मॉल लेटर से वो शुरू होगा के। तो कभी गलती मत करना, अब ये आपको क्या होगा बेटा, साइंटिफिक नेम में गलती पकड़ने को बोलेंगे आपसे क्वेश्चन में के। तो इंडिका में आई हमेशा स्मॉल लेटर शुरू होगा बेटा के, कैपिटल आई है तो मतलब गलत लिखा है वो, समझ गए ना। नेम ऑफ द ऑथर अपेयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट के, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में कई बार एक डॉट लगा के एक लेटर लिखा होगा, वो लेटर उस साइंटिस्ट के नाम को बतलाएगा जिसने उस बायोलॉजी के नाम को दिया, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, तो ये क्या शो करता है, ये पहली बार किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्क्राइब किया, बताया उसके बारे में, किसने नाम दिया उसको बता, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका लिन लिखा है, मतलब मेंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीशीज है, और लीनियस ने इस प्लांट को डिस्क्राइब किया, इसका साइंटिफिक नेम दिया, इसलिए लिन लिखा है आप के। नीट 2019 में ये आ चुका है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. के अब देखो सिंपल सी बात है, साइंटिफिक नेम कैसे देते हैं हम समझ गए कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या नियम होते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि देखो अभी बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम एनसीईआरटी से बाहर भी निकलेंगे कुछ एमसीक्यू कवर करने के लिए, पर पिछले 5 साल का ट्रेंड ये है कि क्वेश्चन ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा वैरायटी में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना एनटीए डेटाबेस को थोड़ा अपग्रेड किया आपने, तो इसलिए थोड़ा सेफर साइड कुछ चीजें हम बाहर की भी थोड़ा सा देखेंगे, सेफर साइड लेते हुए। सिंस इट इज nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some mean to make this possible. के सभी जीवित जीवों का एक एक करके स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको जो है वो क्या करना पड़ेगा, हमें एक बड़े ग्रुप को तैयार करना पड़ेगा, ग्रुप के एक मेंबर के बारे में समझकर हम पूरे ग्रुप की जानकारी को निकाल पाएंगे हमके। तो वी नीड क्लासिफिकेशन के, ठीक है, वी नीड क्लासिफिकेशन के। तो वर्गीकरण क्या बोलता है आपसे, भाई देखो सिंपल सी बात है कि आप जो है वो सारे जीवों का स्टडी आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको जीवों को बड़े बड़े ग्रुप में और सब ग्रुप में बांटना पड़ेगा, और उन ग्रुप की स्टडी करेंगे कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म से। मान लीजिए आपने ऑर्थोपोडा में किसी एक ऑर्थोपोडा की स्टडी की तो कई सारे ब्रॉड फीचर आपको मालूम चल जाएंगे, ठीक है। एक फिश की स्टडी की तो बाकी फिश के भी कई कैरेक्टर आपको मालूम चल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम स्टडी कर सकते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग is grouped into convenient categories based on some easily observable characters के। तो वर्गीकरण जो होता है
क्लासिफिकेशन जो होता है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है इसमें कि हम जो है वो जीवों को या जिस चीज को समझना है उसको हम अलग अलग कैटेगरी ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं लक्षणों के आधार पर और फिर उस पर हम आगे बात करते हैं। तो एक काम करते हैं बेटा ना, आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन क्या होता है वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा क्या है कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें हम थोड़ा मजा नहीं लेंगे, थोड़ा इन्वॉल्व नहीं होंगे ना तो बहुत बोर लगेगा, ठीक है। थोड़ा समझिए, क्यूरियोसिटी को जनरेट कीजिए तो पढ़ने में मजा आएगा बेटा ना, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.